please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई और मैं हर्षिता सावंत। और तैयारी होगी आज के क्लोजिंग की। देखिए, आज दिन भर बिकवाली का दबाव बस लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो क्या वो शॉर्ट की पोजीशन आपने कैरी करनी है या फिर काट के जाए, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे वो तमाम चीजें जो कल मार्केट में एक्टिव होंगी, जिस पर आपकी नजरें होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल बाजार की स्थिति और बहुत ही बुरी हालत मार्केट की आप कह सकते हैं। बेयर्स की वापसी आप कह सकते हैं और बुल्स की हो रही है धुलाई। 43 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी आज मार खा रहा है। 85 अंक नीचे सेंसेक्स, और सबसे ज्यादा नुकसान आज तो मिड कैप इंडेक्स की ओर से आया है। 400 पॉइंट से ज्यादा का नुकसान ये इंडेक्स दिखा रहा है। लगभग 2% की गिरावट, और निफ्टी बैंक के भी होश उड़े हैं आज हेमंत। तो कल की बिकवाली जो आखिरी 1.5 घंटे में भारी पड़ी थी, आज तो दिन भर यही चाल है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखिए, 300 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी कमज़ोर हो, साफ बात है, सेबी ने तो क्लैरिफाई कर दिया कि एफपीआई के सर्कुलर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन बाजार अभी भी डरा हुआ है और बहुत ज़्यादा तेज़ी की पोजीशंस बन रखी थी, और उसके बाद देखिए ये अब अनवाइंड होती हुई नज़र आ रही हैं। और बड़ी वजह दरअसल गिरावट की कच्चा तेल है। कच्चा तेल जो 80 के पास जाने की कोशिश कर रहा है, ये चिंता की बात। रुपया जो और कमज़ोर हो रहा है, ये चिंता की बात। और इन दोहरी चिंताओं से देखिए बाजार में बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके चलते बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी। बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने का मतलब बैंकों को नुकसान। और देखिए, बैंक निफ्टी आज 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट इसीलिए ही दिखा रहा है। आईटी यही वो सेक्टर है जो हरे निशान के साथ ट्रेड कर रहा है, जैसा हर्षिता बता रही थी। तो आज बुल्स बैक सीट पर हैं और बेयर्स फ्रंट सीट पर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं, मेरी लिस्ट थोड़ी छोटी है। बुल्स कौन से हैं आप देखिए, इन्फोसिस, एचसीएल टेक महिंद्रा, टीसीएस, ये कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिनसे मदद मिल रही है। और वो भी इसलिए देखिए छिप रहे हैं लोग दरअसल कंजम्पशन से पैसा निकालकर इन स्टॉक्स में, क्योंकि लोगों को लग रहा है रुपया कमज़ोर होगा तो इनको फ़ायदा होगा। दूसरे स्टॉक्स देखिए, केपीआईटी, माइंडट्री, यहाँ पर भी तेज़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक हैवी वेट है जो बाजार को थोड़ा सहारा देने की कोशिश कर रहा है। अगर ये मजबूत नहीं होता इतना, तो बाजार ज़्यादा तेज़ी से नीचे गिर चुका होता। लेकिन दुख की बात यह है कि कुछ देर पहले तो ये 2% ऊपर था। ऊपरी स्तरों से ये भी देखिए अब थोड़ा सा हल्का होता हुआ। शायद अब एचडीएफसी सहारा देने की कोशिश करे। तो कुछ जो पुराने पांडव हैं, जी हाँ, निफ्टी के 5 दमदार स्टॉक्स, वो कोशिश आज कर रहे हैं। लेकिन अब तक कुछ खास सफलता हासिल हुई नहीं है हर्षदा, क्योंकि सबसे ज्यादा मार पड़ रही है बैंकों को। जी हाँ। और बैंक्स में आप देखिए, दिग्गज बैंक कमजोर है, तो छोटे बैंकों में भी बिकवाली का दबाव हावी है। तो बेयर्स देखिए कहां बैठे हैं आज। बैंक निफ्टी 300 पॉइंट से ज्यादा के नुकसान पर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि छोटे बैंकों की ज्यादा धुलाई होती हुई, यूनियन बैंक है इसमें, आईडीएफसी बैंक की धुलाई होती हुई दिखाई दे रही है। वो पूरा स्टैक आपके लेकर आएंगे जहां पर मंदी के सौदे बनते हुए दिखाई दिए हैं। आंध्रा बैंक, ये सभी वो बेयर ट्रेड्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। और दिग्गजों में इंडसइंड बैंक जैसे स्टॉक्स भी अब 2% नीचे हैं। तेल का खेल, जो आपने हेमंत भी ठीक कहा, आज इसका असर बालकृष्ण इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों पर पड़ा है। लेकिन इसको अगर आप बढ़ाकर देखें तो एशियन पेंट है, बर्जर पेंट, इनके लिए भी कच्चा तेल एक बहुत बड़ा रॉ मटेरियल होता है। इसके बढ़ने से इन कंपनियों की हालत बिगड़ जाती है। जेट, इंडिगो दूसरे कंपनियां हैं, एटीएफ के दाम भी बढ़ेंगे, ऐसे पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एफएमसीजी कल से ही अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरा सेगमेंट। बाजार का फेवरेट और डार्लिंग स्टॉक जुबिलेंट फूड अब पिटने लगा है 1450 तक के लेवल्स। डाबर, नेस्ले, एचयूएल कल भी बिकवाली हावी थी, आज भी इन स्टॉक्स की पिटाई हुई है। और मिड कैप जो 400 पॉइंट नीचे है, उसमें से कुछ वायदे बाजार के टॉप लूजर्स मैं आपको बता रही हूँ। सन टीवी, बालकृष्ण, इंडिया सीमेंट, एनसीसी, इन्हीं में मंदी के सौदे बनते दिखाई दिए। बिल्कुल। इस बीच खबर आती हुई कि अब वापस से एयरलाइन कंपनियां वही मांग कर रही हैं जो कई दिनों से मांग कर रही थी कि इनपुट क्रेडिट टैक्स इनको तभी मिलेगा अब जब एटीएफ को जीएसटी के दायरे में लाएंगे। सिविल एविएशन सेक्रेटरी की तरफ से देखिए बयान आ रहा है कि लागत कम करने के लिए वो एक पैकेज पर विचार कर रहे हैं। एयरलाइन कंपनियों को राहत पैकेज देने पर विचार हो रहा है। ये विचार काफ़ी समय से हो रहा है। पैकेज जब आ जाएगा तब एयरलाइन कंपनियों के लिए बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन सरकारी कंपनियों को राहत पैकेज समझते हैं, निजी कंपनियों को राहत पैकेज की जरूरत है। दरअसल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जेट, इंटरग्लोब और स्पाइस जेट
ने जिस तरह से रिप्रेजेंटेशन दिए हैं सरकार को और कहा है कि हम मुश्किल में हैं, इससे कई नौकरियां जाएंगी, इससे कई दिक्कतें होंगी, इसके बाद ये बयान आया था सरकार की तरफ से कि वो कुछ ना कुछ सोचेंगे किस तरह से इनको राहत पैकेज दिए जाएं। कांग्रेस के ज़माने में आप देखिए हम लगभग हर महीने किसी ना किसी एक सेक्टर के लिए राहत पैकेज सुनते थे, लेकिन इस सरकार में अब तक कोई बड़ा राहत पैकेज नहीं आया है। एक राहत पैकेज जरूर आया टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और एक छोटा लेदर सेक्टर के लिए जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, लेकिन एयरलाइन सेक्टर के लिए अगर ये राहत पैकेज सही में आता है तो बड़ी बात होगी। लेकिन अब तक ये बयान नहीं आ रहे हैं कि विचार हो रहा है। विचार होना कोई नई बात नहीं है, सेक्रेटरी साहब ने बयान दिया है और ये खुद मिनिस्टर साहब पिछले कुछ दिनों में बयान दे चुके हैं कि वो विचार कर रहे हैं। तो ये विचार से अगर गाड़ी आगे बढ़ेगी तो ये शेयर रिकवर होंगे, वरना नहीं होने वाला। जी हाँ, और देखिए इस समय वो खबर आने के बाद भी रिकवरी के आसार तो दिख नहीं रहे हैं। 3% नीचे है इंटरग्लोब। जेट भी आपके सामने लेकर आएंगे, वो भी 3% के नुकसान पर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे ही रहा है। हमारे साथ प्रकाश गाबा है, अविनाश गोरक्षकर है और शुभम अग्रवाल है। तो उनसे पहले लेते हैं इस समय क्या ट्रेड लिया जाए। अब खबर आ गई है एविएशन पर, तो अविनाश ये राहत पैकेज किस फॉर्म में होगा? राहत तो मतलब यही कि अगर आप टैक्स की दर कम कर दें या फिर इसको जीएसटी के दायरे में ले आए, राइट? ईपीएफ को नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट हर्षदा, मेरे ख्याल से राहत अगर आती है तो थोड़ा सा टैक्सेशन और जीएसटी का जो फैक्टर है वही प्ले आउट होगा। बट अगर क्रूड के प्राइसेस लगातार बढ़ते हैं और रुपया का वीकनिंग अगर जारी होता है तो मेरे ख्याल से एयरलाइन सेक्टर के लिए आगे भी दिक्कतें बढ़ेंगी। मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पे जो सबसे वीक कैंडिडेट जेट ही रहेगा, क्योंकि इनके लिए अभी दिक्कत है कि जो भी अवेलेबल एसेट्स है ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे भी करके कैश रेज करे और अपनी डेट बैलेंस शीट पे कम करे। बट लग रहा है कि सेकंड क्वार्टर भी काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा। तो ओवरऑल आई थिंक अगर क्रूड प्राइसेस इसी तरह से चढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से नियर टर्म में तो आपको एक अंडर परफॉर्मेंस और एक सीवियर सेलिंग वेव एयरलाइन सेक्टर के स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो ये राहत पैकेज जब आएगा तो देखेंगे कितनी राहत दरअसल इनको मिलती है। ये केवल विचार है और ये विचार की खबर कोई नई खबर दरअसल नहीं है, इसलिए दबाव में ही है। थोड़ी बहुत तेज़ी जरूर बन रही है लेकिन कोई बहुत कन्विंसिंग चीज़ नज़र नहीं आ रही है। बाजार का दरअसल मूड भी देखिए ख़राब है, वरना इस तरह की खबरों के चलते कई बार शॉर्ट कवरिंग बन भी जाती थी। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि मार्केट पर क्या व्यू निकल कर आ रहा है। शुभम अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रकाश गाबा साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का स्वागत है। प्रकाश, बताइए, कल बड़ी गिरावट के बाद आज फॉलोअप सेलिंग, आप कैसे देख रहे हैं मार्केट को और कौन से लेवल्स अब इम्पोर्टेंट हैं? फॉलोअप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और कल गिरावट का एक फॉलोअप हुआ तो आज थोड़ा एक अपमूव में मिला। अब जो अपमूव मिला है आज वो एक क्रूशल रेसिस्टेंस बन गया। अगर उसके ऊपर एक ट्रेंड मिलता है तो कह सकते हैं कि बॉटमिंग आउट वापस शुरू हो गया कि अपमूव मिलेगा। जब तक वो खाता नहीं तब तक मान के चलना चाहिए जो भी डाउन मूव है कंटिन्यू रहेगा। कहाँ रोकेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कह सकते हैं करीब 5520 का जो सपोर्ट था आज वहाँ तक तो आ गया। शायद अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो शायद 480 भी देखने को मिल सकते हैं, फ्रेश लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन 522 एक टारगेट था आज के लिए। दिक्कत ज़्यादा जैसे बैंक निफ्टी में है, 11520 और 11480 तो मैंने नोट कर लिया, लिख लिया, बाकी दर्शक भी लिख रहे होंगे इस समय। लेकिन बैंक निफ्टी ये बताइए, कमज़ोर कड़ी तो यही है 300 पॉइंट नीचे, इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल अगला कौन सा है? मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल था जो बैंक निफ्टी का वो करीब मेरे ख्याल से क्रॉस ब्रेकआउट हो गया। ओके। अब 27,000 के करीब कुछ था। अब मुझे लगता है और भी लोअर लेवल्स आ सकते हैं। शायद करीब कह सकते हैं कि लोअर लेवल्स करीब 27,400 तक स्लाइड होने की संभावना है। के बाद एक और निचले वाले लेवल्स दे रहे हैं प्रकाश, लोगों का स्ट्रेस बढ़ रहा है। चलिए शुभम, कोई स्ट्रैटेजी है क्या, कोई ऑप्शन ट्रेड इस बाजार के जोखिम से निपटने के लिए? गुड आफ्टरनून हर्षदा। अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो जो रिवाइज लेवल अब निफ्टी में है सपोर्ट का ऑप्शंस डेटा के पर्सपेक्टिव से, कुछ समय पहले तक हमें पता है कि 11600 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था और वहाँ पे काफ़ी पुट राइटिंग देखने को मिला था। बट वो सारे के सारे पुट ऑप्शंस अब धीरे धीरे करके शिफ्ट होकर के 11,500 पे जा करके रुक चुके हैं। तो 11,500 एक रिवाइज लेवल बन चुका है मार्केट के लिए। तो यहाँ से 80 पॉइंट का और गिरावट हो सकता है देखने को मिले, बट उसके बाद निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है कि वहाँ उस 11,500 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि बैंक निफ्टी काफ़ी वीक है और अगर हमें कोई ट्रेड लेना है यहाँ से ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से तो वो ट्रेड बैंक निफ्टी में होना चाहिए। हालांकि एक अच्छा मूव डाउनसाइड पे ऑलरेडी हो चुका है, बट मुझे लगता है 27,500 से 27,450 के बीच में एक बार जाकर के वहाँ पे बैंक निफ्टी रुकना चाहिए। तो यहाँ से भी और 200 पॉइंट का गिरावट की अच्छी संभावना है।
तो अगर ये व्यू हमें ट्रेड करना है तो मेरी सलाह होगी ऑप्शंस लेकर के ट्रेड करें ताकि आपका रिस्क लिमिटेड रहे। 27,600 का पुट ऑप्शन जो कि 110 रुपये पे ट्रेड कर रहा है वो लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होगा 75 रुपये का और टारगेट होगा 180 रुपये का। ओके, तो 27,600 का पुट लेकर चले। इस समय यही राय आ रही है कि ऑप्शंस के जरिए ट्रेड किया जाए निफ्टी बैंक को। और प्रकाश कह रहे थे 27,400 की तरफ जाएगा, 27,500 के नीचे तो चला ही गया है निफ्टी बैंक। देखिए पेन काफी ज्यादा है इस समय। प्रकाश, कोई ऐसा स्टॉक दिख रहा है आपको जिसमें ट्रेड लिया जाए? अभी अभी बताइए क्या ट्रेड लेंगे किसी स्टॉक स्पेसिफिक में, और फिर सोनम तैयार है बताने के लिए कल के एक्शन। इंडियन ऑयल वीक नजर आता है, लोअर लेवल्स करीब 150 के हैं, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है। जो करेक्शन था, करेक्शन खत्म हुआ, फ्रेश डाउन मूव इंडियन ऑयल में शुरू हुआ है, स्टॉप होगा 155 का। चलिए तो नज़र रखिए इंडियन ऑयल पर। आईओसी की बात हो रही है और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए मुश्किल की बात तो है ही। रुपया जो कमज़ोर हो रहा है, कच्चा तेल जो भाग रहा है और कीमतें भी बढ़ रही हैं, लेकिन चिंता बाजार को यही रहती है कि आगे इलेक्शन का बहुत सारे राज्यों में होने वाले हैं, उसके बाद 2019 के चुनाव में ये आगे पास ऑन कर पाए नहीं कर पाए, और इन्हीं सब चिंताओं के चलते यहाँ पर दबाव देखने को मिल रहा है। कोई और स्टॉक भी है प्रकाश जो आपको नज़र आ रहा है इस समय? जी हाँ, मुझे लगता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ी वीकनेस नजर आती है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल्स करीब 295 टू 90 ये जोन देखने को मिल सकते हैं। L&T फाइनेंस दूसरा एक स्टॉक है, काफ़ी गिरावट देखी है हमने यहाँ पर, और लोअर लेवल्स करीब 165 पर जोन है, वहाँ तक स्लाइड होने की संभावना है। L&T फाइनेंस बेचेंगे, SBI बेचेंगे। L&T इन्फोटेक पर मुझे बात करनी है, अविनाश गोरक्षकर जी से अभी बात करूँगा इस पर, लेकिन L&T फाइनेंस और SBI ये नोट कर लीजिए, 3 ट्रेड्स जो हमारे एक्सपर्ट गाबा जी ने अभी अभी आपको दिए हैं। सोनम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और सोनम आपको हर रोज़ इस समय बता देती हैं कि कल क्या एक्शन होने वाला है। सोनम बताइए, कहाँ नज़र है आपकी? गुड आफ्टरनून हेमंत। तो सबसे पहले तुम्हारी नतीजे आने वाले कुछ कंपनी के, इसके कारण ये कंपनियां फोकस में रहेगी। तो हुडको, SREI इंफ्रा, वेरेको इंजीनियरिंग, ये 3 कंपनियां हैं जो अपने तिमाही नतीजे घोषित करेगी कल। इसके साथ ही मुथूट फाइनेंस के शेयर पर नजर रखेगा, इसके तिमाही नतीजे आने वाले हैं आज, और इसलिए आज स्टॉक पे नजर रहने वाली है। एजीएम्स के लिहाज से ध्यान रखिएगा, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, जनरल इंश्योरेंस और वेरेको इंजीनियरिंग अपने एजीएम्स के कारण फोकस में रहने वाले हैं। HCC, कर्नाटका बैंक, दोनों कंपनियों की बोर्ड बैठक रहने वाली है फंड रेजिंग पर विचार करने के लिए, इसलिए दोनों कंपनीज पे नजर बनी रहेगी। अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर पे नजर रखिएगा, कुछ एडजस्टमेंट्स की तैयारी कर लीजिएगा अगर आपके पास इसका शेयर है। जो आपको बता दूं, कंपनी अपने गैस सोर्सिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को अलग करके अदानी गैस में डाल रही है। इसका एग्जिट तो वैसे 6 तारीख का है, लेकिन हम आपको अभी से इसलिए बता रहे हैं कि ये कंपनी F&O का स्टॉक है, और कल यहाँ पे सारे के सारे जो F&O कॉन्ट्रैक्ट्स करंटली है मार्केट में वो एक्सपायर हो जाएंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में उतरने वाले। तो इस पूरे एडजस्टमेंट के लिए तैयारी रखिएगा आप, अगर आपके पास अदानी एंटरप्राइजेस हो। फाइनली यूएस मार्केट्स एक दिन की छुट्टी के बाद आज खुलते हुए दिखाई देंगे, तो इन मार्केट से क्या क्यूज आते हैं इस पर खास नजर रहेगी। ओके, वाह, तो ये है एजेंडा कल का। सोनम, टीचर्स डे भी है कल? बिल्कुल हेमंत। चलिए, तो टीचर्स डे भी है कल। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे जुड़े हुए स्टॉक्स भी रडार पर रहने वाले। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? यूनाइटेड स्पिरिट्स, उससे क्या लेना देना है सर? ये समझा, एक ब्रांड है टीचर्स। ओहो, अरे ओहो, टीचर्स ब्रांड से आप यूनाइटेड स्पिरिट्स को जोड़ रहे हैं। चलिए, तो गाबा सर से हम ये समझते हैं, गाबा सर स्कूल के दिन तो बहुत बढ़िया थे, सबको याद आते हैं, बहुत बेस्ट डेज ऑफ लाइफ इन स्कूल। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट, आपकी फेवरेट टीचर कौन थी? जूली मिस थी मेरी, किंडरगार्टन की जूली मिस, अब तक मेरे आंखों में आती है। फर्स्ट टीचर इन माय लाइफ, जूली मिस। थैंक यू वेरी मच जूली मिस। वाह, और ये देखिए, और ये सबके साथ है। अविनाश सर, कोई बढ़िया टीचर का नाम याद करिए जो आपको अभी भी दिलो दिमाग में है, और क्या सब्जेक्ट आपको सबसे पसंद था स्कूल में? नहीं, वैसे तो मुझे हिस्ट्री पसंद आया करती थी, लेकिन जैसे गाबा जी ने कहा, हमको हमारे मैथमेटिक्स टीचर से बहुत डर लगता था, क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अच्छा, मैथ्स के सारे टीचर्स बड़े स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। मेरे भी मैथ्स के टीचर बहुत ही। I want to say something else. हाँ सर, बताइए। सब मैं 8th स्टैंडर्ड में 8 सब्जेक्ट में फेल हुआ था। 8th स्टैंडर्ड में। 8th में सर? डिस्क्लोज कर रहा हूँ। अरे वाह। तो मुझे मॉनिटर बनाया मेरी टीचर ने। ओके, वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। ये एक बता दूं आपको, टीचर्स कैन चेंज योर लाइफ। 8 सब्जेक्ट्स रेड लाइन, मुझे मॉनिटर बनाया, दैट टर्न मी। शी सेड नाउ यू आर अ मॉनिटर, यू हैव टू स्टडी। वाह। और उसके बाद जब 8th क्लास आपने दोबारा से रिपीट किया, उसके बाद क्या नंबर आए? क्लास में फर्स्ट टर्म में 8 सब्जेक्ट्स में। फर्स्ट टर्म में जब आपने एब्सोल्युटली इमीडिएटली मुझे मॉनिटर बना दिया। वाह। तो ये देखिए, टीचर्स चेंज करने का पूरा दमखम रखते हैं। हर्षदा,
बता दीजिए आप भी, फेवरेट सब्जेक्ट तो बता ही दीजिए। अकाउंट्स। अकाउंट्स, देखिए हर्षिता का फेवरेट सब्जेक्ट अकाउंट था। एंड हमारे तो एक अच्छे टीचर मिले थे, बहुत मेहनत करने के बाद हमें एक अच्छे टीचर मिले थे। नरसिम्हा राव था उनका नाम, और उन्होंने अच्छी मेहनत से पढ़ाया। बिल्कुल, तो टीचर्स, कल का दिन देखिए उन सारे गुरुओं के नाम है, इसीलिए ये भी एक इवेंट है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। टीचर्स दरअसल जिंदगी बदल देते हैं, और मेरी भी जिंदगी मेरे 2 टीचर्स ने बदली थी, जिसके चलते मैंने काफी। पिटाई किसने की थी सबसे ज्यादा, ये बताओ। पिटाई तो हुई नहीं मेरी, नहीं हुई, नहीं पिटाई नहीं हो पाई, वो हो नहीं पाई एक्चुअली। कोशिश करी होगी लेकिन हो नहीं पाई। लेकिन NIIT का नाम लेते हैं, देखिए ये वो स्टॉक है जो आज मजबूत है खराब बाजार में। मैं इसलिए जो पूरी भूमिका बना रहा था, देखिए आज टीचर्स डे से पहले ये सारे के सारे शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुछ हरी पॉकेट्स भी हैं, तो लाल लाल तो हमने काफी देर से बात कर ली, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो देखिए टीचर्स डे से पहले शायद टीचर्स डे का ही असर रहा होगा यहाँ पर जो कल होने वाले हैं इवेंट्स। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। शुभम जी बताइए, क्या नजर आ रहा है आपको इस समय बाजार में, कितना और करेक्शन होना बाकी है? हेमंत, अगर निफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि 11,500 का जो लेवल है जो मैंने बताया वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो वहाँ तक जाकर के हो सकता है एक बार रुकेगा, बट 80 पॉइंट का यहाँ से करेक्शन और है, और ये फ्यूचर्स के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर स्टॉक्स में हम देखें तो 2 स्टॉक मुझे यहाँ से एक्शनेबल दिखता है। एक तो SBI की प्रकाश जी ने भी बात की, और मुझे भी लगता है कि 300 का पुट ऑप्शन करंट लेवल पे खरीदा जा सकता है 18 रुपये के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखे 5 रुपये पे। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, और एक अंडर परफॉर्मर भी रहा है, तो मुझे लगता है कि अंडरलाइन का जो प्राइस है वो 290 या उसके नीचे जाता हुआ दिखेगा, तो पुट ऑप्शन के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा अशोक लेलैंड का। यहाँ पे ऑटो नंबर्स के बाद हमें कल के सेशन में एक उछाल बिल्कुल देखने को मिला था, बट वहाँ पे एक पैटर्न फेलियर देखने को मिला है। तो नॉर्मली पैटर्न ब्रेकआउट अगर ट्रेड हम ना भी करें, पैटर्न फेलियर जरूर ट्रेड करना चाहिए, बिकॉज जो रिवर्स वहाँ से मूवमेंट मिलता है वो काफ़ी शार्प होता है। ऑप्शंस डेटा के हिसाब से 135 140 पे सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग भी देखने को मिला था, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे एक अच्छा गिरावट देखने को मिलेगा। 125 का पुट ऑप्शन खरीदने की राय होगी। 3 साढ़े 3 रुपये के आसपास अभी भाव चल रहा है, 8 रुपये के टारगेट के लिए, और 1 रुपये का रखे स्टॉप लॉस। ओके, आप कह रहे हैं 125 का पुट ऑप्शन लेकर चले अशोक लेलैंड में, एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी। और SBI का ऑफ कोर्स कॉल लेना है। JK पेपर आज सुबह भी हमने आपको बताया, देखिए स्टॉक वापस एक्शन में आ रहा है, ASM से बाहर होगा। ओडिशा यूनिट टेम्परेरली बंद की गई थी, अब वहां से अपडेट यही आया है कि वहां पर कामकाज शुरू होने लगेगा या हो चुका है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। ये फिलहाल आपके लिए एक अपडेट आता हुआ। फोर्स मोटर्स अगस्त में कुल बिक्री 2083 यूनिट की आई है, वो भी स्टॉक इनफैक्ट आज सुबह मैं देख रही थी थोड़ा सा लिक्विडिटी के लिहाज से मार खाता है, काउंटर 1.5% नीचे है। कुछ स्टॉक्स हेमंत जहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेशर साफ साफ और भी बन रहा है और बढ़ रहा है। उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जोर है। BPCL अब 1% से ज़्यादा की गिरावट और जोड़ता हुआ 2.5% गवा चुका है ये। IOC पर एक शॉर्ट कॉल वैसे भी गाबा साहब ने दिया, और साथ ही आप देखेंगे गेल भी इस समय की कमजोर कड़ी ही है। BP में भी क्या कोई शॉर्ट ट्रेड इस समय दिख रहा है क्या आपको, बताइए शुभम। बिल्कुल हर्षदा, बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें HPCL, BPCL, IOC तीनों में ही एक मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से डाउन ट्रेंड बना हुआ है, और हर पुल बैक के बाद हम देखते हैं कि एक अच्छा वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग बनता हुआ दिखता है। तो फ्यूचर्स के डेटा के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग ये साइकिल में स्टॉक चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगा। बट करंट लेवल पे अगर हमें BPCL में ट्रेड बनाना है तो मेरी राय होगी कि बेचा जा सकता है। 356 का स्टॉप लॉस रखें, पहला टारगेट होगा 340 का, तो ये एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से लिया जा सकता है। हालांकि अगर मुझे कोई स्टॉक प्रेफर करना होगा तो मैं भी IOC के साथ जाना चाहूँगा, बिकॉज वहाँ पे एक चार्ट पैटर्न जिसको पेनेंट बोलते हैं उसका फॉर्मेशन से ब्रेकडाउन देखने को मिला है आज के सेशन में, तो मुझे लगता है वहाँ पे एक स्टीप डाउनसाइड देखने को मिल सकता है। वहाँ पे भी शॉर्ट की सलाह होगी। 148 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखे 155 पे। बिल्कुल, तो इस कॉल पर रखिएगा नज़र। और थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे L&T इन्फोटेक की, वो चार्ट लाते हैं आपके सामने, और 2 दिनों से हम लगातार कह रहे थे आपसे कि देखिए OFS खुलेगा, लेकिन आपको नीचे में करनी है खरीदारी, लगता नहीं ये स्टॉक ज़्यादा नीचे आएगा। और देखिए ये शेयर 1700 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा कंपनी ने, 1730-35 के आसपास खुला, कल के सत्र में रिकवर हुआ,
आज के बाजार में हर्षदा सुबह खुलते ही हम लोग कह रहे थे इसे खरीद लीजिए 100 रुपए। दोपहर से इसकी चर्चा कल सुबह से कल सुबह जब ये ओएफएस खुला तब हमने पहला सौदा में कहा कि ये लगता नहीं है कि 1700 का भाव दिखाएगा, 1732 के आसपास खुला और वहां से ही रिकवर होता हुआ। फिर दोपहर में भी वही कहा, जो आखिरी सौदा ने जिन्होंने देखा उनको वहां भी फायदा हुआ, आज जिन्होंने फिर पहला सौदा देखा देखिए उनको फायदा हुआ। ये स्टॉक वन वे भागता जा रहा है, एल&टी ग्रुप की बढ़िया कंपनी। अविनाश जी बताइए आपका कॉल क्या है इसके ऊपर? नहीं, मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लास्ट 2 दिनों में काफ़ी एक्टिविटी देखने को मिली है। हमारा इससे हिसाब से जो बिज़नेस मॉडल है कंपनी का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी ऑर्डर बुक में है और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस प्रकार का रुपया का वीकनिंग हो गया है मत, हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन के लिए अभी ट्रिगर्स अभी भी बाकी है। हमको लग रहा है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में मार्जिन एक्सपेंशन होने की और गुंजाइश है और इवन एट द करंट लेवल्स अगर कोई खरीदता है तो मेरे ख्याल से 1950 to 2000 ये करीबन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का नियर टर्म का टारगेट रहेगा। मेरे ख्याल से इन द टायर 2 IT स्पेस ये डेफिनेटली काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स को दे सकता है। ओके, तो एक बढ़िया ट्रेड इसी के साथ रहें और यहीं पर देखिए सबसे ज़्यादा एक्शन आज के सत्र में दिखाई भी दिया है। कुछ और काउंटर्स और प्रकाश, एक ट्रेड जो हम दोपहर में बात कर रहे थे ईडलवाइस, इसको स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपने कहा था बिकवाली कर लेनी चाहिए। स्टॉक देखिए ईडलवाइस का इस समय 6% के नुकसान के साथ कारोबार करता हुआ 5% नीचे 263 के लेवल्स आ गए हैं। टारगेट आपका अचीव हुआ? जी, टारगेट तो अचीव हो गया, लेकिन यहाँ पर ये रुकेगा नहीं। जो पैटर्न उभर कर रहा है, जो ब्रेकडाउन हुआ है, मुझे लगता है इसके हिसाब से 240 जाना चाहिए। 240 इसमें आप जो भी रैलीज मिलेगी, रेजिस्टेंस 275 276 में, अगर उसके ऊपर स्टॉप लगाकर चले तो और रैली शुड बी सोल्ड इनटू। तो रैलीज में दबाव देखने को मिलेगा। शुभम जी आपको भी यही नजर आ रहा है? ब्रोकेज हाउसेस के दूसरे स्टॉक्स देखते हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर नजर डालते हैं। हालांकि वो एफएनओ में नहीं है, लेकिन एक बार देखते हैं वो किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है। आज देखिए ज़्यादातर ब्रोकेज हाउसेस के स्टॉक्स में दबाव ही देखने को मिल रहा है, इन दोनों में खास तौर पर दबाव बनता हुआ। ये बताइए शुभम, एडलवाइज पर आपका टारगेट क्या है? हेमंत, आज जो ब्रेकडाउन हुआ है और कोई रिकवरी का साइन अभी तक दिख नहीं रहा है और अगर इस तरह का क्लोजिंग उसमें आता है तो मुझे लगता है कि 3-4 महीने से जो एक कंसोलिडेटिव रेंज बना हुआ था स्टॉक में, वहाँ से एक ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा जो कि क्लोज के बाद कंफर्म होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अच्छा खासा दबाव देखने को मिलना चाहिए। टारगेट काफ़ी डीप है, बट जो लॉजिकल टारगेट उभर करके आता है वो है 230 का। तो मुझे लगता है कि ये ब्रेकडाउन को बेचा जा सकता है, हालांकि एफएनओ में नहीं है, तो अगर आपके पास कैश में होल्डिंग है तो आप ऑफलोड कर सकते हैं। 230 के आसपास मुझे लगता है नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है, जहां पे जाकर के एक बार सपोर्ट लेना चाहिए स्टॉक। तो एक अच्छा खासा 30 रुपए का गिरावट मुझे लगता है एडलवाइज में यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो एडलवाइज ही कमजोर रहेगा। 230 की बात शुभम कह रहे हैं, 240 का जिक्र यहाँ पर गाबा साहब ने किया। लेकिन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अविनाश जी इस पर आप राय दीजिए, क्योंकि देखिए हर रोज टेक्निकल चार्ट हम पढ़ रहे हैं और लोगों ने कहा एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, बिकवाली कर लेनी चाहिए। एक तो लॉजिक वही है कि कच्चा तेल जब भागता है तो उनका रॉ मटेरियल कॉस्ट है तो वहां पर प्रेशर आता है, लेकिन कैपेक्स जो कंपनी ने अनाउंस किया है उसको लेकर बाजार नाखुश है। अब क्या दिक्कत दिख रही है, आप कैसे पढ़ रहे हैं उसको? नहीं, मुझे लग रहा है कि हर्षदा, आई थिंक इस क्वांटम का जो कैपेक्स है वो मार्केट एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। काफ़ी बड़ा कैपेक्स है, लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कंपनी के पास काफ़ी कैश रिजर्व्स है, कंपनी वेल कैपिटलाइज्ड है, इतनी ज़्यादा डेट भी बैलेंस शीट पे नहीं है। तो मोटा मोटी ज़्यादातर ये जो एक्सपेंशन होगा वो कंपनीज़ के कैश एक्रूवल से होगा। ओवरऑल आई थिंक मार्केट्स थोड़ी सी कंसर्न इसमें फैक्टर कर रही है कि अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ओवरऑल इनपुट प्राइसेस बढ़ेंगे, लेकिन जिस प्रकार का इनका बिजनेस मॉडल है, ज़्यादातर यूरोप में और यूएस में ये अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और प्राइसिंग पावर काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अगर गिरता है हर्षदा तो मैं तो इसको खरीदना चाहूँगा। मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा स्टॉक वोलेटाइल रहेगा, बट आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में जो भी प्राइसिंग पावर है वो कंपनी वापस एस्टेब्लिश करके रिकवरी बोर्ड में आएगी। तो डेफिनेटली इट इज़ अ बाय ऑन डिक्लाइन, बाय ऑन डिप्स। लेकिन कहाँ तक की डिप मिलने वाली है सर? चार्ट पर क्या नज़र आ रहा है गाबा साहब? कहाँ तक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज नीचे जा सकता है? क्योंकि कल खुलते ही 6-7% गिरा। आज आपके जो दोस्त हैं ना बागले साहब, वो आए थे हमारे शो में फिर से, सुबह 1% खुलते ही बोले अभी के अभी बेच दो, और फिर देखिए 7% गिर गया। कहाँ तक गिरने वाला है? देखिए 4 दिन का मूव मिला है डाउन वो, लेकिन अगर वीकली टाइम पर फिर पैटर्न पर देखें, लगता है तो ट्रेंडिंग मूव तो डाउन अब शुरू हुआ है। इसमें अगर रैलीज मिलती है तो बेचना चाहिए। मुझे लगता है 1080 वहाँ तक जाना चाहिए।
1080 तक जा सकता है। जो इन्होंने क्षमता विस्तार की योजना बनाई है, इसको लेकर बाजार खुश नहीं है, कह रहे हैं इतनी क्षमता विस्तार करने की इनको ज़रूरत नहीं है। और अब इम्पॉर्टेंट होगा जो सोनम बता रही थी, इनकी कल एजीएम में क्या हंगामा होता है, क्योंकि 2 दिनों में जो गिरावट देखने को मिली है वो काफी बड़ी। निवेशक चुप तो नहीं बैठेंगे, है ना, बड़े सवाल। और वहां से मेरे ख्याल में एक क्लू भी मिलेगा कि कंपनी क्या प्लान करी, क्योंकि 17 बिलियन की बात हुई थी इन्वेस्टमेंट की, जिसमें से उन्होंने कहा कि 10 बिलियन वो लगाएंगे भारत में और बाकी 7 बिलियन यूएस में। यूएस में इतना एक्सपोजर क्यों लिया जा रहा है, इसको लेकर मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी। आपको लग रहा है वहां पर दिक्कत होगी? और दरअसल यूएस में तो इनका कारोबार ही है, ये चाहते ही हैं विदेशी बाजारों में ज्यादा और एक्सपैंड करे। सही बात है। सर बताइए, आपको ये कंपनी, मुझे याद है आप काफी समय से इसके ऊपर बुलिश थे, इसका जरा 1 साल का चार्ट दिखाते हैं, किस तरह से वेल्थ क्रिएटर रहा है ये स्टॉक। हर्षदा, मुझे याद आता है जब बीच में अपोलो टायर ने क्षमता विस्तार की बात करी थी, तब अपोलो टायर में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। आपको याद है चाइना में वो जाकर एक कंपनी खरीदने की बात कर रहे थे। ये जनरली बाजार ये सोचता है कि जब केपेक्स हो रहा है तो पैसा बनना नहीं है, जब केपेक्स कंप्लीट हो जाएगा तब वहां पर, जब वहां से यूनिट से टायर बिकेंगे तो फायदा होगा। तो लोग क्या ये प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि भरकर मुनाफा हुआ? ये देखिए 1 साल में 42% के रिटर्न्स इस बढ़िया शेयर ने कमा कर दिए। इसे प्रॉफिट बुकिंग सोचना चाहिए क्या? बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि मार्केट्स इस बात पे चिंता डाल रही है कि ये जो कैपेक्स है हेमंत काफ़ी सिग्निफिकेंट है। और रही बात, कंपनी ने पहले भी ऐसा बड़ा कैपेक्स किया है, लेकिन इस प्रकार का जो अमाउंट का आउटले है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और मार्केट्स इस बात का अंदाज़ा लगा रही है कि डेफिनेटली थोड़ी बहुत डेट बैलेंस शीट पे बढ़ेगी। और जैसे आपने कहा कि जब तक प्रोडक्शन इस न्यू यूनिट से नहीं आता तब तक ऑब्वियसली रिटर्न रेशियोज, मार्जिन और ओवरऑल जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो थोड़ा सा मार्जिन्स को और थोड़ा सा इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा सा और करेक्ट होता है और बाद में थोड़ी सी स्टॉक में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि मेरे ख्याल से कंपनी का बिजनेस मॉडल जो एग्जिस्टिंग प्लांट से जो रेवेन्यू और प्रॉफिट्स आते हैं वो काफ़ी स्टेबल है, वहाँ पे उनकी प्राइसिंग पावर काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि किसी को शॉर्ट टर्म नज़रिया है तो डेफिनेटली ना खरीदे, लेकिन अगर साल भर का नज़रिया है तो मुझे लग रहा है कि ये जो शॉर्ट टर्म की वोलेटिलिटी है ये डेफिनेटली आगे चल के स्टेबलाइज होगा। 1000 के करीब, 1000 के नीचे आप लेंगे? मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं रहेगा, 1000 के नीचे तो ये स्टॉक जरूर खरीदना चाहिए। ओके, तो 1000 के नीचे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में तेजी की पोजीशन ले लेनी चाहिए, ये राय साफ आती दिखाई दी है। चलिए कुछ और स्टॉक्स जो आज कमजोर है और वही तेल का खेल आगे बढ़ाते हैं। बर्जर पेंट्स, एशियन पेंट्स, शुभम बताइए, मंदी तो हुई है, क्या और टूटेंगे? अभी भी शॉर्ट किया जाए, जोड़े क्या उस बिकवाली की पोजीशन में सौदे? यहाँ पे अगर दोनों स्टॉक में कंपेयर करें तो अगर शॉर्ट करना है तो मुझे लगता है कि अभी भी एशियन पेंट ज़्यादा लुक्रेटिव है, बिकॉज बर्जर पेंट में अब बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है, 310-312 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, तो हो सकता है वहाँ पे जाकर के एक बार रुकता हुआ दिखे बर्जर पेंट। बट एशियन पेंट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट अभी भी डीप है, 1250 के आसपास का लेवल मुझे लगता है देखने को मिल सकता है 2 से 3 दिनों में। तो अगर किसी के पास शॉर्ट है तो होल्ड किया जा सकता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे 1340 पे। अगर आपको फ्रेश शॉर्ट बनाना है तो थोड़ा पुल बैक में बेचे, 1330 के आसपास आता है तो 1340 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 1250 का। तो शुभम, MRPL देखिए और बताइए ये कितना गिर सकता है? उसका कारण ये है कि चेन्नई पेट्रो देखिए अभी अभी गिरा है, HPBP IOC पर सभी कह रहे हैं बेचकर चलिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में दबाव है, कच्चा तेल ऊपर है, इनके लिए, चेन्नई के लिए, और MRPL के लिए दिक्कत की बात ईरान की भी है। आज सुबह सुबह हम खबरें बता रहे थे कि अब तो SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी कहा है कि वो अपना जो जहाज है वो ईरान नहीं भेजेंगे क्योंकि री इंश्योरेंस ही नहीं उनका, इंश्योरेंस ही नहीं उनका हो पा रहा। MRPL वैसे भी वीक स्टॉक है, पूरे साल का चार्ट देखिए, इसने पैसा लोगों का बनाकर नहीं बिगाड़ा ही है। क्या और कमज़ोर हो सकता है दिन के दौरान और कितना? हेमंत, मुझे लगता है पहले तो ये STBT के लिए एक बहुत अच्छा कैंडिडेट है, करंट लेवल पे ही बेचना चाहिए, बिकॉज एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था MRPL में, वहां से आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन हुआ है। तो मुझे लगता है कि कल तक के सेशन में ही हो सकता है 74 या उसके नीचे तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। तो STBT के तौर पे लेकर के जाना चाहिए। स्टॉप लॉस होगा 79 का, पहला टारगेट होगा 74 का। हालांकि अगर हम पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बात करें तो काफ़ी वीक है स्टॉक, अगर इसको 1 महीने का समय दे तो हो सकता है 65 रुपये तक का भी लेवल देखने को मिले। तो दोनों ही पर्सपेक्टिव से सेल है। अगर आपको STBT करना है 74 का टारगेट, और अगर पोजिशनल आपको शॉर्ट करना है तो 65 तक का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए इसके चार्ट साहब, 73 रुपीज़ 50 पैसे इसका 52 वीक का लो था। अब
उसी के आसपास खड़ा हुआ है। चेन्नई का भी चार्ट दिखाते हैं आपको। चेन्नई में तो गिरावट हो चुकी है, तो इसलिए अब उसको चेज़ करने से शायद ज़्यादा फायदा नहीं मिले, लेकिन MRPL में दबाव देखने को मिल सकता है क्या, और कितना? क्या 52 वीक लो कल सुबह दबाव बाकी है यहाँ पर, क्योंकि एक डाउन मूव मिला, फिर एक करेक्शन हुआ, करेक्शन के बाद फिर शुरू हुआ नेक्स्ट लेग जो डाउन कहते हैं। इसका टेक्निकल टारगेट मुझे लगता है करीब करीब 65 होना चाहिए, स्टॉप होगा करीब 82 का, और शॉर्ट कर लेना चाहिए MRPL। अविनाश सर, क्या व्यू बन रहा है? ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां तो आप भी कह रहे थे कि दिक्कत में रहने वाली है। MRPL में बीच में मुझे याद है खबरें आई थी कि डीलिस्ट हो जाएगी, मर्जर हो जाएगा, ये सब कुछ हुआ तो है नहीं। देखिए सब स्टोरीज थी केवल। अब MRPL और चेन्नई पेट्रो दोनों पर आपकी राय क्या है? दोनों ही लग रहा है कि हेमंत, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और स्पेसिफिकली अगर चेन्नई पेट्रो और MRPL की बात करें तो प्रेशर मार्जिन्स पे सिग्निफिकेंट होगा। इनफैक्ट दोनों तरफ से कंपनीज को प्रॉब्लम होगी। पहले तो क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो उनका जो सोर्सिंग कॉस्ट है वो तो बढ़ेगा ही, ऊपर से जो रुपया का वीकनिंग है, रुपया अगर 72-73 जाता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक दिक्कत बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर क्रूड इम्पोर्ट होता है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। GRMs पे डेफिनेटली एक सीधा हिट आता है। तो मेरे ख्याल से आने वाला क्वार्टर जो है, सेकंड क्वार्टर और थर्ड क्वार्टर, ये दोनों ही क्वार्टर्स काफ़ी सिग्निफिकेंटली वीक रहेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ भी राइज अगर मिलता है तो ये दोनों ही शेयर से बिकवाली की राय रहेगी। चलिए, तो दोनों स्टॉक्स पिटेंगे। इस समय पोजीशन लेनी है तो एग्जिट की होनी चाहिए, मंदी की होनी चाहिए, और दोनों ही काउंटर्स में हम देख रहे हैं पिछले कुछ मिनटों में बिकवाली का जो दबाव है वो लगातार बढ़ ही रहा है। इस बीच निफ्टी बैंक प्रकाश सर का जो लेवल था 27,400 का, मैं तौबा करके बोल रही हूँ सर, 425 के लेवल्स आ गए हैं, क्योंकि 400 पॉइंट का नुकसान और बहुत ही भारी मार देखिए निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। और ये सिर्फ आज ही का प्ले नहीं है, कल दोपहर से CNBC आवाज ने आपको आगाह किया था कि निफ्टी बैंक एक ऐसी पोजीशन पर आकर खड़ा है कि अब शायद टूटेगा, और ठीक वही देखने को मिल रहा है। ये निफ्टी बैंक की रेंज है, तो तकरीबन 27,800 के लेवल नीचे और 28,400 के लेवल ऊपर की तरफ नजर आ रहे हैं, और इस समय मार्केट इसी रेंज में घूम रहा है। यहाँ से अगर मंदी करते हैं तो करीब 27,800 तक के लेवल आपको रीटेस्ट होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बेचिए, थोड़ी और ऊपर में एक 31 पॉइंट ऊपर जाता है तो और ऐड करिए। मेरा 27,750 का ऑन द डाउन साइड टारगेट होगा। तो हमने जब बात की तो 27,930 था, ऑलरेडी 110 पॉइंट वहाँ से नीचे है। मैंने 810 के स्टॉप लॉस से ट्रेल करे तो आपका ट्रेड फ्री हो गया। 27,620 630 भी आ सकता है। 630 की बात हो रही है, 645 के लेवल्स तो आपकी स्क्रीन पर हैं। और सिर्फ 630-45 की लेवल नहीं, 27,400 का भी लेवल गाबा साहब ने कुछ ही देर पहले दिया था, और वो भी जिस तरह से मार्केट टूट रहा है हिट हो जाएगा। वहां पर भी देखिए आप, आलम जो है मंदी का ही बना हुआ है। इस बीच राजेश सतपुते भी बता रहे हैं, उन्होंने सुबह में जो शॉर्ट कॉल्स दिए थे हेवल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, मदरसन सुमी, इन सब में अब देखिए एक के बाद एक वो मंदी के साइड के टारगेट्स हिट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पूरी तरह से आज जो है बुल्स बाजार से एकदम आउट हो गए। बिल्कुल, बुल्स की पिटाई हुई है, और कहते हैं बुल्स जो होते हैं वो बिल्डिंग खड़ी करते हैं धीरे धीरे करके। देखिए बिल्डिंग बनाने में टाइम लगता है, खड़ी करते हैं, और बेयर्स आते हैं एक ही दिन में उसको पूरा गिरा के खत्म कर देते हैं। तो बिल्कुल देखिए आज 2 दिन अगर आप उठाकर देखें बिल्कुल वैसा ही हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सिलसिला जारी रहने वाला है। बुल्स फिर से मेहनत करेंगे और फिर से नए हाइज को लेकर जाएंगे। अविनाश जी, पक्का भरोसा है ना 12,000 वाला जो टारगेट सब लोग दे रहे थे वो सब आएगा ना? ऐसा तो नहीं है, डरने वाली कोई खास घबराने की बात तो नहीं है? आई थिंक हेमंत, घबराने वाली बात नहीं है, बट अभी जो मैक्रोज है, रुपया है, क्रूड है, मेरे ख्याल से थोड़े समय के लिए हो सकता है कि मार्केट्स थोड़ा सा नरम रहे। जब तक ये दोनों फैक्टर्स पे नियर टर्म में कोई सोल्यूशन निकलता नहीं है तब तक मार्केट्स थोड़ा सा चिंतित जरूर रहेगा। मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट्स चढ़ा भी काफ़ी सिग्निफिकेंट सही है आपकी बात। तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है तो ये मार्केट्स के आगे डायरेक्शनल ट्रेड के लिए एक अच्छी हेल्दी बात रहेगी। तो डेफिनेटली पैनिक नहीं, बट थोड़ा सा बिकवाली का प्रेशर हो सकता है। यहाँ तो प्रॉफिट बुकिंग जरूरी भी है, बुक्स में रहे तो फिर क्या प्रॉफिट वही जो आपके घर में रहे। और बिल्कुल देखिए वही हो रहा है, IT सेक्टर में पैसा शिफ्ट हो रहा है और ये सेक्टर भाग रहा है, और निकल कहाँ से रहा है? हाई पी वाले स्टॉक से। कुछ देर पहले हर्षदा बता रही थी और हमारे कुछ एक्सपर्ट्स बता रहे थे, जुबिलिएंट फूडवर्क्स 100 के पी पर ये पहुंचा था, और जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत करेक्शन आनी थी, 4-4.5% नीचे है, थोड़ा करेक्ट होने दीजिए, वापस से बढ़िया एंट्री लेवल इन सारे के सारे शेयरों में मिलेंगे। HUL थोड़ा सा कमजोर हो रहा है, इस पर एक कॉल ले लेते हैं। बिल्कुल लेना चाहिए। 2-3 दिनों में देखिए जुबिलिएंट फूड हो, HUL हो, काफी टूटे हैं। शुभम, इवन ITC भी टूटा है। जो डार्लिंग रहा है वो तो जुबिलेंट फूड ही रहा है, 5% नीचे आज। बताइए
कितने और टूटने की गुंजाइश है? तो जो तेजी वाले खिलाड़ी हैं फिर तैयारी कर लें, किन लेवल्स पर उतरना है? हंसदा, मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिला है और एक बड़ा रेड कैंडल यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है, वहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग बहुत ही सिवियर है। तो अभी करंट लेवल पे तो ये जो दबाव है वो और एक्सेलरेट होता हुआ ही दिख रहा है, और जो पहला सपोर्ट होगा स्टॉक के लिए वो है 1380 के लेवल पर। तो मुझे लगता है अगर कोई निवेश के पर्सपेक्टिव से अगर हमें कोई लेवल देखना है तो वो लेवल तो 1380 का ही होगा, और वहाँ पर आता है तो उसके बाद ही हमें खरीदने के बारे में सोचना चाहिए। स्ट्रॉन्ग स्टॉक है इसलिए शॉर्ट की सलाह नहीं दूंगा, बट अगर आपको बाई करना है तो 1380 के आसपास का लेवल एक अच्छा एंट्री पॉइंट हो सकता है जुबिलेंट फूड के लिए। ओके, तो ये आपके लिए राय 1380 की तैयारी में रहिएगा। अगर आप एक तेजी वाले खिलाड़ी हैं, आपको आगे निचले लेवल्स मिलेंगे। 11501 के लेवल्स पर निफ्टी आ चुका है, सेंसेक्स डेज लो पर 200 पॉइंट के नुकसान के साथ, और 27400 वाला टारगेट भी हिट हो गया है। काबा साहब, इसके नीचे का कोई टारगेट तो नहीं दे रहे ना? मैं दे सकता हूं, लेकिन है वीक। इसमें जो भी रैलीज मिलेगी, डर डर के पूछ रहे हो आप, एक के बाद एक नीचे का टारगेट दे रहे हो आज। 400 तो हो गया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन मुझे लगता है कि और भी लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ नजर नहीं आ रही। जो गिरावट हुई है, काफ़ी गिरावट, जो अपमूव मिल रहे हैं, रिएक्टिव अपमूव, वो भी कुछ खास नजर नहीं आते। तो मुझे लगता है वीकनेस और भी है बैंक निफ्टी में। तो मेरे ख्याल से बेस्ट कहाँ तक जाएगा? पॉसिबल है 11200। 11200 निफ्टी। और निफ्टी बैंक? निफ्टी बैंक की बात करें तो मुझे लगता है निफ्टी बैंक के हिसाब से 398 के लेवल्स तो आ ही गए हैं। हाँ। बात करते करते देखिए, ये 429 अंकों की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है इस समय। पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी 27250 या 27000 जाने की स्लाइड होने की संभावना है। ओके, ये आगे दिखेगा जी। आज मुझे लग रहा है जितनी गिरावट होनी थी हो गई। होपफुली अब इस मंदी पर ब्रेक लगेगा, और हम भी थोड़ा सा इस इंडेक्स की जो गिरावट है उससे थोड़ी सी सांस लेते हैं, तैयारी करते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। जैसे हेमंत भी कह रहे थे, कुछ अच्छा सोचो, बाजार में इतनी मंदी हो गई है तो कल का खिलाड़ी आज, जिससे बढ़िया मौका आपको मिलेगा नहीं एक इंटरेस्टिंग ट्रेड के लिए। दोनों तैयार है, हेमंत भी और नीरज भी। तो नीरज बताइए, क्या क्या अच्छा लाए हैं इस मार्केट में? नहीं, बिल्कुल आपने जो बात कही वो एक फिलोसफिकल है। मैंने सुबह भी कहा था 2020 में कि जब बाजार गिरे तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? क्योंकि आपको एंट्री पॉइंट्स मिलते हैं। और जब बहुत तेजी बाजार होती है ना, 200 पॉइंट निफ्टी उछल गया, तो आप बेगानी शादी में खुश होते हैं। आपको कोई लेने देना नहीं, 5 शेयर भी नहीं है, आप खुश हो जाते हैं। खुश होने के दिन आज आपको लेने का मौका मिलता है, इसीलिए एक अच्छा शेयर लेके आया हूँ मैं, जो मेरी टीम में कल भी शामिल होगा। बाजार गिर रहा तब भी उसके बावजूद। स्टॉक का नाम है MM Forging। इसको दिखाएं। दरअसल इस कंपनी का पुराना नाम है मद्रास मोटर लिमिटेड। 1946 बनी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है अर्शदा। ये रॉयल इनफील्ड के डीलर थे चेन्नई में। उस डीलरशिप से एक इंडिया की टॉप फोर्जिंग कंपनी बनी है। इस सफ़र को उसने पूरा किया है, इसलिए मुझे कंपनी बहुत पसंद आई। और धीरे धीरे इसके जो प्रोमोटर थे इस कंपनी को आगे बढ़ाया, और 1974 में इन्होंने पहली बार इसकी बड़ी एक फैक्ट्री लगाई, जो 1960 में छोटी सी यूनिट को बड़ा किया, और आज इनकी 48,000 पर टन की कैपेसिटी है सालाना, जो ये इसको अगले साल यानी FY19 कंप्लीट होते होते 65,000 और FY20 में 1 लाख टन की करेंगे। और इसलिए इस स्टॉक को हमने पसंद किया क्योंकि इन्होंने अभी हाल ही में एक एक्विजिशन किया उत्तराखंड में। इस कंपनी का नाम है DVS इंडस्ट्रीज़, जो क्रैंकशाफ्ट बनाती है, और उसकी कैपेसिटी इन्होंने बढ़ाकर दिसंबर तक 20,000 टन करने का, 20,000 क्रैंकशाफ्ट करने का लक्ष्य रखा है। अब ये तो इस कंपनी का बैकग्राउंड है कि ये कंपनी करती क्या है, लेकिन अच्छा मैं इसलिए लगा कि इस कंपनी ने पिछले 5 सालों से 42% की प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, और इस कंपनी ने 20 से 25% का डिविडेंड दिया है। और अभी जो वित्त वर्ष ख़त्म हुआ है उसमें 620 करोड़ का रेवेन्यू और 60 करोड़ का प्रॉफिट इन्होंने दिखाया है। अब इसको आप कंपेयर करिए Q1 के नतीजों से, जहाँ पे 200 करोड़ का रेवेन्यू और 20 करोड़ का प्रॉफिट आया। अगर इसको आप एक्सट्रापोलेट करें पूरे साल के लिए तो 1000 करोड़ का रेवेन्यू बनता है और करीब 250 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट बनता है, जो कंपनी प्रोजेक्ट करके चल रही है कि इस वित्त वर्ष यानी FY19 में ये करके दिखाएंगे। इसलिए भी कंपनी अच्छी लगी क्योंकि कंपनी ने हमेशा इस बात को ध्यान में रखा है कि ग्लोबल मार्केट से इनका कनेक्शन जो बना है वो और मजबूत हो। 60% रेवेन्यू डॉलर में आता है। जो क्लास 8 ट्रक की बात हम लोग अक्सर सुबह करते हैं और हमेशा भारत फोर्ज का नाम लेते हैं, उसमें ये भी बहुत बड़े प्लेयर हैं।
और इनको ये उम्मीद है कि चूंकि अमेरिका में और यूरोप के देशों में CV साइकिल वहाँ पे भी अप ट्रेंड में है, तो इनको इसका मेजर फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। इसीलिए इस स्टॉक को और इस कंपनी को ये बिलीव है कि यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी बनेगी। अभी कुछ महीनों पहले इसमें बोनस हुआ है, बोनस से पहले का जो प्राइस था 1500 रुपये के आसपास का, वो हमें लगता है कि इस वित्त वर्ष के ख़त्म होते होते आपको फिर आते हुए दिखेगा। शेयर होल्डिंग में देखेंगे बहुत नामी गिरामी जिनको आप मानते हैं चेन्नईज, वो इसमें ऑलरेडी चेकड इन है, तो इसलिए मैं लगता है स्टॉक को खरीदना चाहिए। ROE 29% की कहाँ मिलती है आज के ज़माने में, ROCE भी 20% की है, तो एक अच्छा स्टॉक है इस कमज़ोर बाजार में लेने के लिए खरीदारी की राह है। नीरज ने अच्छा स्टॉक दिलाया, अच्छा सोचा, तो देखिए उसका फायदा भी आपके सामने स्क्रीन पर काफ़ी तगड़ी तेज़ी, अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 6.5% ऊपर आज के दिन, जहां पर मिड कैप्स की इतनी धुलाई हो रही हो, एक बढ़िया क्वालिटी का शेयर नीरज ने आपके सामने निकाल के लाया है। आप बताइए अविनाश, पहले MM फोर्जिंग पूरी स्टोरी आपको भी पता है। अब नीरज कह रहे हैं कि बोनस के ऊपर वाले लेवल्स भी देखने को मिलेंगे, यानी कि डबल हो जाएगा, 1500 की बात हो रही है। भरोसा है आपका? नहीं, मुझे लग रहा है कि ट्रैक्शन डेफिनेटली एक्सपोर्ट मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग है, और जिस प्रकार का एक्सपोर्ट बुक है प्लस जिस प्रकार से रुपये की वैल्यू और वीक हो गई है, हमको लग रहा है कि मार्जिन्स में और अच्छा इजाफा MM फोर्जिंग्स को मिलेगा, और इस कारण हमको लग रहा है कि आने वाले जो 2-3 क्वार्टर्स रहेंगे स्पेशली FY19 के, वो डेफिनेटली और भी अच्छा प्रॉफिट और मार्जिन्स दिखाने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे भी लग रहा है कि डेफिनेटली अगर 12 मंथ्स का नज़रिया ले हर्षदा, तो इसमें डेफिनेटली खरीदारी का मौका बनता है। हमारे हिसाब से डेफिनेटली एक ब्लू चिप स्टॉक है, काफ़ी वेल मैनेज्ड प्लेयर है, और जिस प्रकार से अभी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस फर्स्ट क्वार्टर में आया है, हमको लग रहा है कि डेफिनेटली इस लेवल से भी एक अच्छी बढ़त मिल सकती है। ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर से अच्छी बढ़त देखिए, स्टॉक चल पड़ा है, 6% तक की तेजी तो इसने कमा ली है। प्रकाश, इस समय कोई ले रहा है तो क्या लेवल्स होंगे, आप चार्ट्स पर क्या देख रहे हैं? स्टॉप थोड़ा डीप चाहिए 600 का, क्योंकि 600 जो है बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट, इतने गिरावट के बाजार में भी नीरज ने एक अच्छा स्टॉक निकाला है जो अपमूव है। मुझे लगता है इसका जो टेक्निकल टारगेट ऑन द अपसाइड करीब कह सकते हैं कि 750 तक जा सकता है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करेक्शंस मिलते हैं लेकिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं। बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट 600 है, थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, लेकिन पैसा बनेगा। ओके, तो पैसा बन भी रहा है। देखिए आज 35-37 रुपए की बढ़त के साथ वो स्टॉक ट्रेड करता हुआ नीरज की टीम में शामिल होगा कल सुबह। यह है कल का खिलाड़ी आज। इससे पहले कि हेमंत की टीम का खिलाड़ी हम सामने लेकर आए, रुपए का अपडेट आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आएगा। 71.41 ये सबसे निचला स्तर है। रुपए में कमजोरी जो है बढ़ गई है, कुछ रिकवरी देखने को मिली लेकिन वो नाकाम साबित हुई है। 71.41 के लेवल्स। हमारे साथ सुब्रमण्यम शर्मा लाइन पर हैं। शर्मा जी, क्या लग रहा है? लगातार देखिए कमजोरी देखने को मिल रही है। अब ऑफ कोर्स हमारी स्थिति वो टर्किश लीरा और अर्जेंटीनियन पीसो जैसी नहीं है, उसे कंपेयर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इतनी भारी गिरावट भारी पड़ने लगी है लोगों पर। सुब्रमण्यम जी, नहीं लगता वहां पर संपर्क टूट गया है। इस पर राय लेकर आएंगे जरूर, क्योंकि 71-41 ये सिचुएशन और पूरे मैथमेटिक्स को और भी बिगाड़ेगा, माहौल को और भी खराब करता हुआ दिखाई देगा। तो गाबा साहब ने, अगले साहब ने जो लेवल्स दिए थे उन्हीं के लेवल्स पर हम जा रहे हैं। वो प्रोमो बनाएंगे कल सुबह सुबह, दिखाएंगे सबको कि क्या बताया था। हम लोगों ने एक पोल कराया था, हमने कहा था कि 72 दूर नहीं 74 तक जा सकता है, और ये देखिए 71-80 तक जाने की तैयारी हो ही रही है जो अगले साहब कह रहे थे। और रुपए ने जो कमजोरी दिखाई है ये बहुत ही चिंता की बात है। दरअसल बाजार कमजोर होने के पीछे ये एक बड़ी वजह है। शायद जुड़ चुके हैं अब। जी हाँ, सुब्रमण्यम शर्मा साहब जुड़ गए हैं। शर्मा जी, हम पूछ रहे हैं कि कितनी और कमजोरी, क्योंकि अब सिचुएशन तो वाकई में खराब लगने लग रही है। देखिए, कल जो रुपया जो क्लोज दिया था 71.21 का, वो संकेत दे रहा था, वो वीकेस्ट लेवल में क्लोज दिया था, और उसके बाद जो कच्चा तेल का भी भाव बढ़ने लगा, और ये जो चाइना यूएस का जो झगड़ा, ये जो ट्रेड वॉर चल रही है, वो भी थोड़े कमजोरी की तरफ ले जा रहा है। उसके साथ लोकल सिचुएशन भी थोड़े गंभीर है, क्योंकि ये जो ट्रेड डेफिसिट बढ़ रही है, क्रूड के भाव बढ़ने के कारण उसका भी इम्पैक्ट आ जाएगी। तीसरा, काफी आउटफ्लो हो रही थी, हमने देखा कि मंथ एंड डिमांड के रेमिटेंस भी हो रही थी, ये सारा संकेत दे रहा था थोड़ा वीकनेस की तरफ है। तो अभी जो रुपया जो एक अनचार्टेड टेरिटरी लेवल में देख रहे हैं और हर दिन एक नए टॉप कर रही है, इससे लग रहा है कि 72 का लेवल हम बहुत जल्द देख पाएंगे। आरबीआई शायद इंटरवीन करेगी, थोड़े मेजर्स ले आएंगे, लेकिन वो एक टेम्पररी करेक्शन देंगे, बीच में वापस 71, 70, 80 के लेवल देखेंगे। लेकिन जो ओवरऑल आउटलुक है नेगेटिव है, रुपया 71.50, 71.80 भी हम देखेंगे।
2180 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस जानकारी के लिए। तो रुपए तो फ्री फॉल इस समय देखने को मिल रहा है। प्रकाश दीवान साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, कुछ ही देर में माइकअप होके तैयार हो रहे हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनको क्या लग रहा है ये रुपया कहाँ तक पहुँचने वाला है। लेकिन चिंता की बात और सबसे बड़ी चिंता यही है कि रुपया वीक हो रहा है और कच्चा तेल भागता जा रहा है जी। और इसी का बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं और बैंक्स गिर रहे हैं। बॉन्ड यील्ड इनफैक्ट 8% के आसपास आ गई है और यही सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट है आज देखिए सरकारी बैंकों के लिए और साथ ही साथ NBFC कंपनियों के लिए, जो आज सुबह से काफ़ी पिटाई झेल रही है, मुनाफा वसूली का शिकार बनी है। हमारे जानकारों की तरफ जाएं उससे पहले आपका कल का खिलाड़ी BEML एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हम काफ़ी समय से बेरिश हैं और आपको याद होगा अब हम लगातार कहते आ रहे थे कि ये कंपनी में सरकार हिस्सेदारी अगर नहीं बेच पाई तो बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। और देखिए 4 डिजिट से ये स्टॉक खिसकता यहाँ पहुँच गया है। ये 806 का 810 के आसपास जो कारोबार कर रहा है, अभी भी हमें लगता है ये बहुत और गिरने के लिए तैयार है। उसका कारण है इस बार के भी तिमाही नतीजे कमज़ोर आने वाले हैं। और याद करिए हर्षदा, जिस दिन इसके तिमाही नतीजे आए थे Q1 के, हम कह रहे थे तिमाही नतीजे तो कमज़ोर आने ही हैं BEML के, और वो इसलिए क्योंकि कर्मचारियों ने दरअसल धरना प्रदर्शन ज़्यादा किया है, कामकाज कम किया है, प्रोडक्शन हो नहीं पाया था, और ये वो स्टॉक है जो और गिर सकता है। इसलिए हमने सोचा आज ट्रेंड, क्योंकि कहते हैं ट्रेंड इज़ माय फ्रेंड, ट्रेंड अगर नीचे की तरफ हो तो कमज़ोर स्टॉक्स को चुनना चाहिए। और लगता यही है कि ये जो 52 हफ्तों के निचले स्तर थे 737 के आसपास, ये वापस उनको रीटेस्ट ज़रूर करेगा। और उसके पीछे ठोस वजह है, क्योंकि देखिए अभी भी बाज़ार में जो ट्रेड चल रहा है वो यही है कि बाज़ार में मोदी जो गवर्नमेंट है वो वापस लौट कर आएगी, तो विनिवेश की पूरी फिर से कोशिश होगी। लेकिन ये कन्फ्यूजन में जो नतीजे आने वाले हैं वो बहुत ही कमज़ोर रहने वाले हैं। इसीलिए BEML हमें लगता है कल भी हमारी टीम में खिलाड़ी रहने वाला है। 20 अक्षरों के लिए दिन बड़ा मुश्किल भरा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपने देखा, अच्छा बलरामपुर चीनी देखिए, ये ओल्ड फेवरेट शॉर्ट रहा है, ये भी कमज़ोर है। BEML तो गिर ही रहा है। ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो वीक स्टॉक्स हैं, और जब बाजार में कमज़ोरी होती है तो यहाँ पर ट्रेडर्स ज़्यादा तेज़ी से शॉर्ट पोजीशंस लेते हैं। तो लगता यही है कि ये और नीचे आ सकता है। चलिए, तो इस समय 6% की गिरावट दिखा चुका है और वायदे बाजार का स्टॉक है। तो शुभम आप बताइए, यहाँ पर वीकनेस तो दिख रही है और कितनी गुंजाइश कमज़ोरी की? कि अगर हम बात करें तो कल के सेशन में ही एक इंडिकेशन आ चुका था कि यहाँ पे बिकवाली होना शुरू हो चुका है, बिकॉज एक ब्रेकआउट के बाद वहाँ से फेलियर देखने को मिला था और एक अपर शैडो बन के और स्टॉक वापस नीचे बंद हो चुका था। तो आज का जो फॉलो अप सेलिंग है वो बहुत ही इन लाइन है जो पैटर्न फॉर्मेशन था उससे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी शॉर्ट किया जा सकता है। 730 तक का लेवल हमें नीचे देखने को मिलना चाहिए, और अगर अभी कोई शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो होगा 798 का, और ये फ्यूचर्स के लेवल है। एक और जो बैंक निफ्टी में थोड़ी देर पहले हमने ऑप्शन स्ट्रैटेजी की बात की थी, उसका मुहर लगाने का समय आ गया। 108 110 के आसपास 27600 का पुट ऑप्शन खरीदने के लिए बोला गया था 180 के टारगेट के लिए। तो वहाँ पे एक अच्छा 65% का रिटर्न थोड़ी ही देर में देखने को मिल गया। तो ये ब्यूटी है ऑप्शंस ट्रेडिंग का, 65% का रिटर्न आधे घंटे के अंदर ही बैंक निफ्टी के स्ट्रैटेजी में ऑलरेडी टारगेट अचीव हो चुका है। ये तो 27600 का पुट बेचने की सलाह थी, वहां पर टारगेट अचीव हो गया। अभी भी होल्ड करेंगे ना उस ट्रेड को, पुट को? हाँ, ये पुट खरीदने की सलाह थी 180 के टारगेट के लिए। 200 रुपए तक का हाई ऑलरेडी बन चुका है, तो मुझे लगता है एक बार वहां पे इंट्राडे मुनाफा बांध करके ले जाना चाहिए। ठीक है, तो BEML की हमने चर्चा की। अब 27600 का पुट स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि 180 का टारगेट दिया था, 200 तक के लेवल्स आ चुके हैं, यहाँ पर कमाई हो गई है। तो आप चाहें तो मुनाफा वसूली कर लीजिए। ये फिलहाल आपके लिए सलाह उस ट्रेड पर आ रही है।